गुरु, शुरुआत कर रही हूं आपसे। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना का जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल हेल्थ है, राजकोषीय सेहत है, अर्थव्यवस्था है, वो बैड टू वर्स है। ये देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। महाराष्ट्र भी क्या इसी कैटेगरी में आता है? यही हालत है क्या महाराष्ट्र की भी? वहां पर भी नजरे इनायत की जरूरत है क्या? नहीं, निश्चित रूप से गरिमा जी, मैं आपके प्रारंभिक उद्बोधन को सुन रहा था और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बैलेंस्ड, और आपने अपने उद्बोधन के अंत में हिमाचल प्रदेश की स्थिति का भी बयान किया, जो कि वास्तविक है। और कल ही हम लोग देख रहे थे किस प्रकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ड्राई फ्रूट वाला समोसा जा रहा था, वो समोसा उन तक नहीं पहुंचा। वो समोसा किसने खा लिया, इस पे सीआईडी जांच और सीआईडी इंक्वायरी हो रही है। तो जिस प्रदेश में वहां के सीनियर सिटीजन्स को दवाई लेने के लिए, पेंशन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जिस प्रदेश में वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, जिस प्रदेश में महिलाओं को वेतन नहीं मिल रहा है, जिस प्रदेश की वित्तीय अनुशासन, वित्तीय स्थिति इतनी बदतर हो गई है, वहां के चीफ मिनिस्टर भी ड्राई फ्रूट वाले एक अलग प्रकार के समोसे खा रहे हैं। मुझे लगता है ये बात हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। गरिमा जी, आपने बहुत ज़हीन मुद्दा उठाया है और मुझे लगता है कि आपने जिन 3 प्रांतों का जिक्र किया, ये 3 प्रांत एक प्रकार से इन मुद्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे करते हैं आप मुझसे पूछिए। लगातार इस देश में ये आपने एक 2 शब्द का उपयोग किया अपने उद्बोधन में, कई बार मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राजकोषीय अनुशासन या वित्तीय अनुशासन कहिए। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजटरी मैनेजमेंट को कानून में संस्थागत करने का प्रयास पहली बार एफआरबीएम एक्ट से कब हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, एनडीए 1 में एफआरबीएम एक्ट 2003 में बनाया गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना है। गरिमा जी, आपने वित्तीय अनुशासन का बहुत अच्छा विषय छोड़ा है, और ये सारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी महाराष्ट्र में, मैं थोड़ा सा शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है कि मर्यादा के तहत ना हो, अनुरूप ना हो, मैं दर्शकों से माफी भी मांग लेती हूं उसके लिए। ये महाराष्ट्र का जो वित्तीय अनुशासन है, ये सब तिलंगे में चला गया। इस पर किसी की नजर नहीं जाएगी, इस पर किसी की नजर इनायत नहीं होगी। नहीं गरिमा जी, देखिए मैं पुनः बोलता हूं, वेतन की बात, महाराष्ट्र में विधायकों को मिलने वाली निधि को समाप्त कर दिया गया है क्या? महाराष्ट्र छोड़िए ना, पूरे किसानों की आत्महत्या पर मिलने वाले 1 लाख रुपए को समाप्त कर दिया गया। कह दिया पैसा नहीं है। गरिमा जी, अब आप प्रश्न, गरिमा जी आपने कहा, मैंने उसका बस प्रत्युत्तर दिया। इतना महाराष्ट्र में 1 लाख रुपए किसान की आत्महत्या पर जो परिजनों को मिलता था, वो खत्म कर दिया गया। जीआर जारी हुआ और खत्म हो गया। नहीं, तो गरिमा जी, उसका हमें परिणाम मिलेगा। अगर मान लीजिए ऐसा है तो हमें परिणाम भुगतने पड़ेंगे विधानसभा चुनाव में। अगर आपको लगता है तो निश्चित रूप से हम तैयार हैं उसको स्वीकार करने के लिए। लेकिन जो यहां ब्रॉड डिबेट का हिस्सा है गरिमा जी, उसको समझने की आवश्यकता है। लगातार इस देश में जो फ्रीबी का कल्चर संस्थागत कर दिया गया है, आपको 2019 का आम चुनाव गरिमा जी याद होगा। न्याय स्कीम में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि देश के जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 6,000 रुपए देंगे। ये 2% ऑफ जीडीपी था। 2019 में कांग्रेस की स्थिति क्या हुई? कांग्रेस के इस न्याय के मॉडल को भारत की जनता ने दरवाजा दिखा दिया है। लगातार मेरे पास सूची है। ये राजस्थान में लोन वेवर करने की बात करते हैं, किया क्या? इन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा कि हम स्मार्टफोन देंगे मुफ्त में, दिया क्या? इन्होंने हिमाचल प्रदेश में कहा था ओपीएस लागू करेंगे, किया क्या? इन्होंने पंजाब में कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया क्या? इन्होंने मध्य प्रदेश में कहा था फ्री टैबलेट देंगे, दिया क्या? इन्होंने हिमाचल प्रदेश में कहा था कि एग्जामिनेशन फी वेवर कर देंगे, किया क्या? आज हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स तक की नौबत आ गई गरिमा जी। ये चिंता की बात है, ये चिंता का विषय है, ये हमें समझने की जरूरत है। और ये चश्मा लगाते वक्त गुरु भूल जाते हैं क्या? नहीं, किसानों की आय दोगुनी होनी थी 2022 तक। दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर मध्य प्रदेश में कहा था, हो गई क्या? मैं आ रहा हूं गरिमा जी, उसी पे आ रहा था। मुझे बिल्कुल मालूम था कि ये प्रश्न आने वाला है। देखिए गरिमा जी, हमारे गवर्नेंस के अप्रोच में और इनके गवर्नेंस के अप्रोच में अंतर क्या है, ये देश की जनता ने तय कर दिया है। देश की जनता ने 2014 में, 2019 में, 2024 में किसका गवर्नेंस का अप्रोच, किसका वेलफेयर का मॉडल बेहतर है, ये हमसे आपसे बेहतर इस देश की जनता ने तय करके बैलेट बॉक्स में कैद करके थोड़ा सा सरल है क्या गुरु? जब कोई तर्क ना बचे। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। नहीं, मैंने तो बड़ा सरल सा सवाल पूछा। आप बीच में रोक दीजिएगा, आप बीच में रोक दीजिएगा तो तर्क कैसे दूंगा मैं तर्क तो देने वाला होता हूं तो आप बीच में रोक दीजिए। भाई, देश के प्रधानमंत्री ने कहा किसानों की आय दोगुनी होगी। मैं बता रहा हूं गरिमा जी, हो गया क्या?
गरिमा जी, किसानों का बजट यूपीए की सरकार में 23,000 करोड़ था, आज 1.5 लाख करोड़ है। आप डबल की बात करती हैं, 5 गुना हो गया है। और किसान 27 रुपए हर रोज कमाता है, ये एनएसएसओ का डेटा है। गरिमा जी, आपको लगता है कि निरंतर हस्तक्षेप करने के बाद आप मेरे लय को तोड़ देंगी और मेरी बातों को जनता तक नहीं पहुंचने देंगी, तो आप भ्रम में हैं। मैं अगर गलत फैक्ट रख रही हूं, गुरु गलत सवाल पूछूं तो आप मुझे मुझ पर आक्षेप, गरिमा जी, मैं गलत सवाल पूछूं तो मुझ पर आक्षेप लगाने के लिए स्वतंत्र। आप नहीं गलत बोल रही हैं। हाँ। गरिमा जी, आप गलत नहीं बोल रही तो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? किसानों का बजट 23,000 करोड़ नहीं था क्या? आज 1.5 लाख करोड़ नहीं है क्या? आप कहिए मैं गलत बोल रहा हूं तो। आज आपने वित्तीय अनुशासन का बहुत अच्छा विषय गरिमा जी छेड़ा है, और मैं एक बात आपको पैनलों को बताना चाहता हूं कि 2 मापदंड होते हैं। एक होता है सब्सिडी का हिस्सा। इस देश में सब्सिडी टू जीडीपी का रेशियो 2% था गरिमा जी। पूरे जीडीपी का 2% बांट दिया जाता था। 2015 में वो 2% का 1.8 होता है, 2016 में 1.5 होता है, 2017 में 1.3 होता है। वो 1% तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई थी। उसके बाद कोविड का दौर आया। आज भी कोविड के ऐतिहासिक महामारी के बाद भी आज सब्सिडी टू जीडीपी का रेशियो मात्र 2% है। ये इतना कर्ज क्यों बढ़ गया गुरु देश पर? बड़ा सरल जवाब दीजिएगा। गरिमा जी, दाएं बाएं गोल पोस्ट चेंज मत गरिमा जी, मैं बता रहा हूं ना आपको। अच्छा, सरल सा जवाब दीजिए ना, सरल सा जवाब दीजिए। ये इतना कर्ज 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया। सुनिए ना, थोड़ा सुनिए सर। और आप सही नहीं इसलिए पूछ रही हूं, मैं बाकी प्रवक्ताओं से सवाल पूछूंगी भी नहीं। 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया 14 प्रधानमंत्रियों ने 67 साल में, और 9 साल में 2023 तक ये कर्ज बढ़कर हो गया 205 लाख करोड़। नहीं गरिमा जी, देश पर कर्ज एक्सटर्नल डेट कोई, गरिमा जी, एक्सटर्नल डेट कोई आज का मुद्दा ऐसा नहीं है। आज कर्नाटक की सरकार, अब मैं बोलूंगा तो आप कहेंगी कर्नाटक की सरकार का जिक्र कर रहे हैं। 6.5 लाख करोड़ का तो डेट अकेले कर्नाटक के। नहीं गरिमा जी, अब आप लगातार ऐसे रोकेंगी तो कैसे होगा गरिमा जी? मैं वित्तीय अनुशासन और वित्तीय सेहत की बात कर रहा हूं। मैंने आपको सब्सिडी का उदाहरण दिया। जो सब्सिडी टू जीडीपी का रेशियो 2% हुआ करता था, उसको हम 1% लेकर के आए। आज भी कोविड की महामारी के बाद भी वो 2% सब्सिडी बंद कर दी ना आपने। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देनी बंद कर दी। आप समझती हैं 900 रुपए का गैस सिलेंडर इस देश के गरीब आदमी ने 900 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदा, सब्सिडी देनी बंद कर दी आपने। पहले वो बैंक में जाती थी, क्रेडिट होती थी, 5 साल पहले खत्म हो गया। सब्सिडी देंगे ही नहीं तो जीडीपी के आनुपातिक घटेगा ना भाई सब्सिडी का बजट। नहीं देखिए गरिमा जी, चलिए, आपने कम से कम, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बात को स्वीकारा कि सब्सिडी टू जीडीपी रेशियो में हम बेहतर कर रहे हैं। आप इस बात को भी स्वीकार करिएगा कि फिस्कल डेफिसिट, जो कि वित्तीय सेहत को मेजर करने का सबसे उपयुक्त तरीका होता है, फिस्कल डेफिसिट यूपीए का एवरेज 4.5% था। 3% के ऊपर खतरे की निशानी होती है। एनडीए के शासनकाल में 3.5% का एवरेज था कोविड के पहले। कोविड के बाद भी हमारा लगातार प्रयास है कि फिस्कल डेफिसिट, सब्सिडी रैशनलाइजेशन और सब्सिडी टू जीडीपी का रेशियो नियमित रहे। आप हमसे गुरु बहुत अच्छा किया आपने, आप 3% पर खुद ही आ गए। अच्छा, ये महाराष्ट्र में क्यों भूल गए आप? सुनिए, अब सुनिए गुरु, बड़ा और बड़ी शिद्दत से, गंभीरता से सुनिए। आप बोलने नहीं देती आप ये हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका, यूपीए याद रखेंगे, महाराष्ट्र जो अभी ताजा है, जहां पर चुनाव है, वहां भूल जाएंगे 3% का जीएसडीपी का रेशो। अजीत पवार ने मना कर दिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 1781 करोड़ रुपए का बजट देने से, की अर्थव्यवस्था दबाव में है महाराष्ट्र की। मना कर दिया अजीत पवार ने कि नहीं दे सकते 1781 करोड़ रुपए। नहीं देखिए गरिमा जी, मैं पुनः बोलूंगा कि एक्सटर्नल डेट का रेशियो महाराष्ट्र का और कर्नाटक का, तुलनात्मक बातें तो करनी ही पड़ेंगी। लेकिन गरिमा जी, अगर आप मुझे बेरोक टोक अगर 1 मिनट का समय देंगी ना, तो मैं बहुत ज़हीन पॉइंट आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा जी आपका आज का सवाल क्या है। आपके आज के सवाल के संदर्भ में किसका मॉडल कितना उपयोगी है, किसका मॉडल कितना व्यावहारिक है। आप भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री सोलर रूफटॉप योजना है। सोलर रूफटॉप योजना सब्सिडी है क्या? सोलर रूफटॉप योजना रेवड़ी है क्या? सोलर रूफटॉप योजना के माध्यम से 1 करोड़ घरों के छतों पे सोलर पैनल लगाने की बात है, अपने घर के लिए बिजली पैदा करने की बात है। जो बिजली सरप्लस होता है, उस बिजली सरप्लस को रिचार्ज स्टेशन या ग्रिड पावर में जाकर के आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, उसको बेच सकते हैं। लखपति दीदी योजना की बात है, ड्रोन योजना की बात है। ड्रोन के माध्यम से हमारी बहनों को, माताओं को एंटरप्रेन्योर बनाया जा रहा है। फ्री में कुछ नहीं दिया जाता है। रेवड़ी कल्चर नहीं है। वित्तीय सेहत और वित्तीय अनुशासन की बात है। 81
करोड़ 35 लाख लोगों को आलसी बनाया जा रहा है, उन्हें 5 किलो मुफ्त राशन देकर। 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल ना मिले हैं तो भूखे मर जाएंगे 81 करोड़ लोग देश के। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं इन शब्दों का उपयोग करने के लिए, लेकिन हमारे देश में हमारे संविधान के निर्माताओं ने वेलफेयर स्टेट की कल्पना की है और वेलफेयर स्टेट की कल्पना में इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है। 2014 से पहले एफसीआई की कंपनी को रोल आउट कर दिया जाता था, पैसा दे दिया जाता था। इसलिए गरिमा जी, हमें इसे समग्रता से देखने की आवश्यकता है। मैं लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूं आपके शो में, आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि 2014 के बाद जितने भी इकोनॉमिस्ट आए हैं वो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट बिल्डिंग जितना आज हो रहा है आज से पहले कभी नहीं होता था। बहुत सारे यूपीए के जमाने के प्रोजेक्ट है, मेरे पास सूची है इसकी। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 2005 में अनाउंस हुआ, पूरा 2018 में होता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 3 घंटे की दूरी होती थी, उसको 45 मिनट में हमने किया है। बोगी बिल का ब्रिज 1997 से चल रहा था, 2018 में पूरा हुआ। पैक्योंग एयरपोर्ट हो, बीदर कलबुर्गी रेल लाइन हो, बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे हो, विजिंजम एयरपोर्ट हो, ढोला सदिया रेल लाइन हो, कश्मीरी रेल लिंक हो, गोवा एयरपोर्ट हो। आज इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट बिल्डिंग पे हमारा फोकस है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था, वादा अधूरा है। आप ही की संसदीय समिति की रिपोर्ट ने बताया। काला धन लाने का वादा प्रधानमंत्री ने खुद किया था, पहली एसआईटी भी बना दी थी, आज तक उस पर श्वेत पत्र नहीं आया। राजस्थान में आपने गेहूं की एमएसपी बढ़ाने की बात की थी, वो आज तक नहीं बढ़ाई। किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात की थी, नहीं बढ़ाई। 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज कैसे हो गया ये भी नहीं पता। अभय दुबे, अच्छा चलिए, गुलाब चंद दुबे, दलहन तिलहन पे एमएसपी की बढ़ोतरी हुई है, स्वीकार करिए इस बात को। राजस्थान में नहीं बढ़ाया सर, राजस्थान में आपने वादा किया था, नहीं बढ़ाया। 2700 रुपए करना था आपको, मैं आपको दिखा देता हूं। 2425 रुपए करके भूल गए। दलहन गेहूं पर वादा किया था, दलहन पे तिलहन पे गेहूं पे। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। आज आप 2014 से लेकर के 2024 के आंकड़े देखिए, 5 गुना 4 गुना 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। जो हमने वादा किया उसको पूरा किया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा देश के एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, ऐसा हरीश दामोदरन कह रहे हैं। आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, राजस्थान में नहीं किया। गुलाब